नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज हम जो है लगातार आपको यूपी पीईटी से संबंधित बिल्कुल सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है मैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ और आपकी सफलता तक आपके साथ रहने वाला हूँ। मित्रों, यह वीडियो पीडीएफ वाली वीडियो है और इस वीडियो से आपको वर्धन वंश के बारे में संपूर्ण कुछ इतिहास के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मित्रों, यूपी पीईटी के जब आप सिलेबस को उठा करके देखेंगे तो यूपी पीईटी के सिलेबस को दिखाने के लिए मैं सबसे पहले आपको सिलेबस ही दिखा देता हूं कि मैंने कैसे कैसे आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 19 फरवरी को जो सिलेबस आया था उस सिलेबस को आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद वैदिक संस्कृति हमने पढ़ाया है, बौद्ध धर्म एवं बुद्ध धर्म की जीवनी मैंने पढ़ा दिया है, जैन धर्म मैंने पढ़ाया, मौर्य वंश मैंने पढ़ाया, गुप्त वंश हमने पढ़ाया और आज हम जो है हर्षवर्धन पर पहुंच चुके हैं। मित्रों, बिल्कुल सिलेबस वाइज आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाइए, पूरा इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। आपको उतना पढ़ना है जो आपके सिलेबस में हो, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको कर्मचारी या अधिकारी बनते देखना। और अधिकारी आप तभी बन सकते हैं जब आप अपने सिलेबस पर अडिग हो करके पढ़ाई करेंगे, फालतू की चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ न करें। क्योंकि अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक में यूपी पीईटी लेखपाल बनाने की परीक्षाएं हो जाएंगी, जिससे संभवतः आप जो है विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जो हर्षवर्धन के पहले की जितने भी इतिहास के वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में आप उसे देख लीजिएगा। आप जैसे ही वीडियोज के बगल वाला सिस्टम खोलेंगे, हमारे फोटो को क्लिक करिएगा, निशांत ज्ञान के आइकन को। उसके बाद ऊपर जो है होम का एक बटन होता है, उसके बाद एक आइकन होता है वीडियोज का, एक आइकन होता है प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट के आइकन पे जाइएगा और यूपी जीके और जीएस के नाम से, यूपी पीईटी जीके जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में संपूर्ण वीडियो आपको एक सीक्वेंस से मिल जाएंगे। आप वहां से एक एक वीडियो का अध्ययन कर लीजिएगा। 30-30 मिनट के अंदर आपको समस्त वीडियो कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आइए चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हर्षवर्धन क्या थे और इसकी पूरी कहानी को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं 2-3 पॉइंट आपको बता दूंगा, यहाँ से वही 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इतिहास पढ़ने के लिए एक बेसिक सी टेक्निकल समझ आपको होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इतिहास में हम जो है थोड़ा सा कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मित्रों, वर्धन वंश के परिचय के बारे में आप सभी लोग जानिएगा। मित्रों, वर्धन वंश के परिचय के बारे में बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा। भारत देश का जो हरियाणा प्रदेश है, भारत देश का वर्तमान का जो हरियाणा प्रदेश है, उस हरियाणा प्रदेश में एक राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर। उसी थानेश्वर के छोटे से राज्य में वर्धन वंश के एक राजा हुआ करते थे, पुष्यभूति। पुष्यभूति ने जो है वर्धन वंश का संस्थापक कहा जाता है पुष्यभूत को। और उसी थानेश्वर के एक छोटे से एरिया में पुष्यभूत ने अपना राज्य करना शुरू किया था और वहीं से जो है इस वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूत भी थे। ठीक है, तो परिचय के बारे में आप सभी लोग जान गए होंगे। वर्तमान के हरियाणा प्रदेश के आसपास वाले एरिया में थानेश्वर नामक जगह पर पुष्यभूत ने अपना शासन प्रारंभ किया था और यहीं से प्रारंभ होता है पुष्यभूत वंश का इतिहास। आइए चलिए, हम अब किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके स्रोत को जानना आवश्यक होता है। मित्रों, वर्धन वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जो जानकारी आपको मिलती है वो बाणभट्ट के हर्षचरित और कादंबरी से मिलती है। मित्रों, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कादंबरी किसकी रचना है या हर्षचरित किसकी रचना है? ठीक है, तो बाणभट्ट की जो कादंबरी है या हर्षचरित है, यहाँ से जो है वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भेनसांग की एक रचना है सीयू की, यहाँ से भी इसकी जानकारी मिलती है। मित्रों, भेनसांग के बारे में बात करूँ तो भेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन का एक यात्री था, जो भारत में बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए और बौद्ध धर्म की यात्रा के लिए भारत आया था। लेकिन उसे भारत इतना रास आ गया था कि वह भारत में रह करके शिक्षा ग्रहण करने लगा था। वह भारत काफी दिनों तक रहने वाला था। ठीक है, आगे जहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है वह जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। वही पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश हुआ करता था, वही पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन पूरे जीवन काल में कभी हारा नहीं था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय एक ऐसा राजा था दक्षिण भारत का जिसने हर्षवर्धन को
हरा दिया था और हर्षवर्धन के सामने से जो समुद्रगुप्त वाली स्थिति हर्षवर्धन के सामने बन रही थी, कहीं ना कहीं वो चकनाचूर हो गई, अर्थात यह अपने जीवन काल का अंतिम युद्ध हार जाता है। आगे बात करते हैं जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है। आप सभी लोग जानते हैं कल्हड़ जो राजतरंगिणी है यह कश्मीर के बारे में जानकारी देती है, लेकिन कल्हड़ की राजतरंगिणी से भी हमें बाणभट्ट के बारे में, बाणभट्ट कह रहे हैं, वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके स्रोत के बारे में, तो बाणभट्ट के हर्षचरित कादंबरी से, भेषसांग की रचना सीयू की एक यात्रा विवरण है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से, कल्हड़ की राजतरंगिणी से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आइए चलिए हम इसके संस्थापक के बारे में बात करते हैं। मित्रों, इसके संस्थापक जो है मैंने बताया कि थानेश्वर नामक जगह पर पुष्यभूति नाम का एक व्यक्ति राजा होता है और वही जो है इसका संस्थापक माना जाता है। प्रारंभ में इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? थानेश्वर हुआ करती थी। इसके जो प्रमुख शासक हुए हैं वो हुए हैं प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिता हुए थे। प्रभाकर वर्धन, जहाँ से इतिहास में हमें जानकारी प्राप्त होती है और अच्छी खासी जानकारी हमें प्राप्त होती है। हर्षवर्धन इसके एक प्रमुख राजा हुए थे जिनके बारे में पूरा का पूरा इतिहास हमें पढ़ना है। और इसी हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की, प्रभाकर वर्धन पिता थे, इनके दो पुत्र थे, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, और एक पुत्री थी जिनका नाम था राज्यश्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्रमुख शासकों के बारे में आपने जान लिया होगा। अब आइए हम बताते हैं कि वर्तमान में जब हर्षवर्धन थे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस तरीके से पूरे भारत की स्थिति थी। मित्रों, यहाँ पे आप सभी लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे एक हरियाणा वाला जो प्रदेश है, यहाँ पे जो है थानेश्वर हरियाणा वाला प्रदेश में जो है वर्धन वंश का इतिहास, मतलब कि वर्धन वंश राजशाही चल रही थी। इसके यहाँ पर जो है जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया था, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में कन्नौज में मौखरी वंश का शासन चल रहा था और उस मौखरी वंश के में जो शासक थे उनका नाम था ग्रहवर्मा। मित्रों, मौखरी वंश के बारे में हम आपको बता दें, ये जो मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा थे, इन्हीं के साथ प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह हुआ था। ठीक है, तो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ प्रभाकर वर्धन की पुत्री अर्थात हर्षवर्धन की जो छोटी बहन थी राजश्री का विवाह हुआ था। और कन्नौज से इनका कैसा संबंध था? तो वैवाहिक और रिश्तेदारी वाला संबंध था। इसके नीचे जो मध्य प्रदेश वाला एरिया था, यहाँ पे मालवा के शासक देवगुप्त का शासन चल रहा था। यहाँ पे जो बंगाल की स्थिति है, बंगाल में जो है गौड़ वंश का शासन चल रहा था और शशांक यहाँ पर राजा था। ठीक है, यहाँ पे असम था, असम को प्राचीन नाम कामरूप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर नीचे जो है चालुक्य नरेश था। चालुक्य नरेश वही पुलकेशिन द्वितीय जिसने जो है हर्षवर्धन को मुंह की खियाई, अर्थात हर्षवर्धन को पराजित किया। ठीक है, तो इस समय तत्कालीन भारत की परिस्थिति ठीक इसी तरीके से थी जब हर्षवर्धन राजा बनते हैं। आइए चलिए अब आगे हम बात करते हैं विशेष परिस्थिति। मित्रों, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद एक विशेष परिस्थिति आती है, जिस विशेष परिस्थिति के बाद हर्षवर्धन को राजा न चाहते हुए भी बनना पड़ता है। उस विशेष परिस्थिति के बारे में आप लोग एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद राज्यवर्धन राजा बन जाते हैं। क्योंकि प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन होते हैं, तो पहली प्रियोरिटी यही बनती है कि राज्यवर्धन को राजा बनाया जाए। अब राज्यवर्धन राजा बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है, जो मैंने कन्नौज का मौखरी वंश दिखाया था, कन्नौज के मौखरी वंश पे जो ग्रहवर्मा थे वो जो है हर्षवर्धन या राज्यवर्धन के जीजा जी लगते थे, क्योंकि उनसे राजश्री का विवाह हुआ था। अब कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा पे बंगाल का जो गौड़ शासक था शशांक ने जो है आक्रमण कर दिया। और शशांक ने आक्रमण इतना बेजोड़ किया कि हर्षवर्धन के जीजाजी या राज्यवर्धन के जीजाजी या राजश्री के पति या मौखरी के शासक ग्रहवर्मा, इतना कह दीजिए तो कोई अनुचित नहीं होगा, इनकी हत्या कर दी जाती है गौड़ शासक शशांक के द्वारा। अब राज्यवर्धन इधर राजा बनता है और इधर इसकी बहन जो है विधवा हो जाती है। जब बहन विधवा हो जाती है तो इतनी पागल हो जाती है, यह जंगलों में चली जाती है। ऐसा किंवदंती के माध्यम से जानकारी मिलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह जो है जंगलों में चली जाती है और राज्यवर्धन जैसे ही पता पाते हैं कि शशांक के द्वारा हमारे जीजा का हत्या किया गया है या शशांक के द्वारा हमारे बहन के पति की हत्या किया गया है, तो वह जो है एक कसम खाते हैं कि अगर मैं इस संसार को गौड़ विहीन न कर दूं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। और वह जो है निकल पड़ते हैं शशांक को मारने के लिए। ठीक है, और शशांक को जाते हैं, शशांक से युद्ध करते हैं और शशांक से युद्ध करके शशांक को पराजित भी कर देते हैं। शशांक को मार नहीं पाते हैं लेकिन शशांक को पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद राज्यवर्धन जब वापस आ रहे होते हैं अपने राज्यकाल में,
उसी समय बीच में जो है गद्दारी पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है बीच में। और इधर राज्यश्री जो है, राज्यश्री जंगलों में भाग चुकी है, राज्यश्री जंगलों में भाग चुकी है और सती होने जा रही है। जब सती होने जा रही है और यह बात हर्षवर्धन को पता चलता है कि भाई तुम्हारी बहन जो है सती होने जा रही है और जंगलों में भाग गई है ग्रहवर्मा की हत्या के बाद, तो हर्षवर्धन अपने अभियान को बीच में छोड़ करके राज्यवर्धन की जब मृत्यु होती है, राज्यवर्धन की मृत्यु शशांक करवाता है, तो हर्षवर्धन शशांक को मारने के लिए चला जाता है और बीच में अपने अभियान को छोड़ करके सबसे पहले वह अपनी बहन को बचाने आता है। और वह उस समय अपनी बहन को बचाता है जब उसकी बहन चिता तैयार कर रही होती है और अंतिम रूप से सती होने जाती है। बहुत समझाने के बाद राज्यश्री सती होने से बचती है और आती है, कहती है कि मैं अब यह राज्यपाठ को लेकर के करूंगी क्या, भाई हर्षवर्धन आप ही हमारे राज्य को चलाइए। अब थानेश्वर का तो राजा पहले से ही हर्षवर्धन बन चुका था राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। अब जब राज्यश्री को पकड़कर लाता है तो राज्यश्री कहती है कि मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, मैं अब मौखरी वंश को चलाकर करूंगी क्या, अब यह आप ही चलाइए। तो हर्षवर्धन के काल में थानेश्वर के साथ साथ कन्नौज भी अब हर्षवर्धन के शासनकाल में आ जाता है और थानेश्वर से अपनी राजधानी को कन्नौज यह प्रत्यावर्तित कर देता है, अर्थात रूपांतरित कर देता है। एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, बहन विधवा हो जाती है, पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। इस विशेष परिस्थितियों में न चाहते हुए भी हर्षवर्धन को राजा बनना पड़ता है और हर्षवर्धन जो है फाइनली 606 ईस्वी में राजा बन जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन कब राजा बनता है, तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बनता है। हर्षवर्धन को जो है शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन जो है गौड़ नरेश शशांक को पराजित भी किया था, यहां तक कि शशांक को हत्या भी करवा दिया था, पराजित के साथ साथ हत्या भी करवाया और कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर अधिकार का मतलब जब उसकी बहन ने कन्नौज पर राज्य करने से मना कर दिया तो उसने जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे है कन्नौज को राजधानी बनाया। क्यों राजधानी बनाया, क्योंकि अब थानेश्वर से वह कन्नौज आ चुका था। ठीक है, इसने जो है अपने जीवन काल में 3 ग्रंथों की रचना की, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसने जो है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक 3 ग्रंथों की रचना किया था। ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है, तो प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली ये तीनों दिए रहेंगे, एक अलग दिया रहेगा, वही आपका उत्तर होगा। तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक 3 ग्रंथों की रचना इसने किया था। आगे हम बात करते हैं कन्नौज का जो पुराना नाम है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्नौज को जो है मित्रों कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था और कन्नौज को जो है महोदया नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो कन्नौज को 2 नाम थे, एक था कान्यकुब्ज और एक था महोदया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मित्रों, ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है कभी अपने जिंदगी में नहीं हारा था। उत्तरापथ का, पूरे उत्तर भारत का एक चक्रवर्ती नरेश हो गया था, क्योंकि हर्षवर्धन के सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन के जैसा कोई भी शासक नहीं था। अब हर्षवर्धन के समझ में आ गया, मैं तो सकलोत्तरापथनाथ हो गया हूं, अर्थात संपूर्ण उत्तर को, आर्यावर्त को जीत लिया हूं, संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया हूं, तो अब हमें जो है दक्षिण भारत की तरफ अभियान करना चाहिए। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि वह दक्षिण भारत की तरफ अपने जीवन के शासनकाल, अपने जीवन में दक्षिण भारत की तरफ अभियान कर देता है। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि दक्षिण में हर्ष की सेना को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। मित्रों, यह जो है समुद्रगुप्त की भांति होता जा रहा था। अगर यह दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण न किया होता तो यह समुद्रगुप्त की तरह कभी न हारने वाला राजा बन जाता, लेकिन इसने गलती किया और दक्षिण के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया और वहां पर यह हार जाता है। इसकी जानकारी जो है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, हर्षवर्धन कहां पे हारता है, तो पुलकेशिन द्वितीय से हारता है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। कब हारता है, 620 ईस्वी में हारता है। किस नदी के तट पर हारता है, तो नर्मदा नदी के तट पर हारता है। ऐसी जानकारी आपको मिलती है ऐहोल प्रशस्ति से। आगे बात करते हैं, हर्ष को हिंदुओं का अंतिम प्रभावशाली सम्राट माना जाता है। हर्ष जो है हिंदू धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था, वेदसांग के प्रभाव में आकर के इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, हर्ष को जो है हिंदुओं का अंतिम प्रभावशाली सम्राट माना जाता है। कहा जाता है हर्ष के बाद पूरे प्राचीन भारत में कोई भी हिंदू शासक ऐसा नहीं आया जो इतना दमदारी से शासन किया हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हर्ष जो है किस धर्म का अनुयायी था, तो हर्ष प्रारंभ में हिंदू था, लेकिन बाद में
वेनसांग के संपर्क में आने के बाद यह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। चीनी यात्री वेनसांग इसी के शासनकाल में भारत आया था और इसने जो है 629 ईस्वी में भारत आया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह भारत कब आया था? वेनसांग तो 629 ईस्वी में भारत आया था। और भारत क्यों आया था? तो वेनसांग भारत इस वजह से आया था क्योंकि वेनसांग अपने बौद्ध धर्म के मतलब भगवान बुद्ध, जहां जहां पर भगवान बुद्ध से संबंध था भारत देश में, वहां वह जो है जाकर के दर्शन करना चाहता था। ठीक है, और यहाँ भारत जब आता है तो भारत उसे इतना पसंद आ जाता है कि वह भारत में जो है वेनसांग के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर लेता है। मित्रों, यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य में मैंने पढ़ाया था, कुमार गुप्त ने कराया था। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग अध्ययन करता है और बौद्ध धर्म के जितने भी तीर्थ क्षेत्र थे वहां पर जा जाकर के यह तीर्थ यात्रा भी करता है और बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी जानकारियां थी वह अपने साथ लेकर के सजो करके चीन वापस जाता है। ठीक है, आगे हर्ष के बारे में एक जानकारी और मिलती है। हर्ष बहुत ही दानी प्रवृत्ति के था और हर्ष जो है प्रयागराज में, आप सभी लोग अगर कोई प्रयागराज गया होगा तो प्रयागराज में एक स्थान है, प्रयागराज के संगम के तट पर, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी संगम पर यह प्रति 5वें वर्ष आता था, अपनी बहन के साथ आता था, राजेश्री के साथ आता था और खूब जम करके दान देता था। यहां तक कि अपने वस्त्र भी दान कर देता था। अंत में अपनी बहन राजेश्री से मांग करके वस्त्र धारण करता था, तब अपने राज्य वापस जाता था। हर 5वें वर्ष अपने राज्य के समस्त खजाने को दान कर देता था। हर्ष इतना दानी प्रवृत्ति का था। हर्ष के बारे में एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने उसे टाइप नहीं किया है। हर्ष जो है कन्नौज में अपने जीवन के आखिरी समय में कन्नौज में जो है एक सर्वधर्म सम्मेलन को बुलाता है। कन्नौज में क्या बुलाता है हर्ष? तो सर्वधर्म सम्मेलन को बुलाता है और उस सर्वधर्म सम्मेलन में वह जो है बौद्ध धर्म को आगे ले जाने की बात करता है। वेनसांग उसका अध्यक्ष बनाया जाता है और सर्वधर्म कहने को तो सर्वधर्म सम्मेलन बुलाता है, लेकिन यहां पर इसने कट्टरता का पाठ दिखाया था। इसने कहा था कि वेनसांग के विरुद्ध जो भी बोलेगा उसका गला मैं कटवा दूंगा। वेनसांग के जो कहेगा वेनसांग उसे ही सबको सुनना है। कहने को तो सब धर्म को बुला करके इसने सम्मेलन कराया, लेकिन वहां पे महिमा मंडन जो है बौद्ध धर्म का कराया। कहीं ना कहीं कन्नौज की जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ वो इसकी विफलता का कारण बताता है। ठीक है, तो कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन इसने कराया था और हर्ष प्रयाग के संगम तट पर प्रति 5वें वर्ष दान करता था अपनी बहन राजेश्री के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हर्ष का जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसी की वजह से अर्जुन नाम का एक स्थानीय शासक, जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में, तो वह जो है अर्जुन नाम का एक स्थानीय शासक होता है जो उसके राज्य पर राज्य करना प्रारंभ कर देता है। हर्ष की मृत्यु के बाद 75 वर्षों का इतिहास अंधकारमय हो जाता है। हर्ष की मृत्यु के बाद कोई जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। उसके बाद मौखरी वंश ने राज्य किया और यशोवर्मन का राज्य रहा। ऐसी बातें जो है 75 वर्षों के बाद हमें इतिहास में मिलती है और हर्ष के मृत्यु के 75 वर्ष का इतिहास हमें आज तक नहीं मिला है। और फिर जो है कन्नौज धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा था, कन्नौज समृद्ध होता जा रहा था, क्योंकि हर्ष ने इतना अच्छा काम करवाया था कन्नौज में कि कन्नौज धीरे धीरे अपनी समृद्धि के रास्ते पर ही था। फिर कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। पाल जो है यहाँ पे करना चाहते हैं अपना कब्जा, प्रतिहार भी कब्जा करना चाहते हैं, राष्ट्रकूट भी कब्जा करना चाहते हैं। एक त्रिपक्षीय संघर्ष का दौर शुरू होता है। तो मित्रों, त्रिपक्षीय संघर्ष आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं त्रिपक्षीय संघर्ष पर भी अपना एक लेक्चर लेता, लेकिन मैं जो है लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ UPSSC PET के सिलेबस पर आधारित, तो मैं आपको उसी पर आधारित वीडियो देने का प्रयास करूँगा। मित्रों, पूरे हर्षवर्धन के बारे में इतनी ही जानकारी थी। अब हर्षवर्धन के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल हर्षवर्धन के जीवनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूरी चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हर्षवर्धन के बारे में कोई भी चीज़ आपसे छूटने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ अभी हर्षवर्धन समाप्त होता है, आगे हम राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो को 19-20 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, एक बार आप ईमानदारी पूर्वक हमारी बातों पर विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपके लिए आपके जीवन में क्या करने वाला हूँ। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग व्यूज थोड़े से हमारे वीडियो पर कमा रहे हैं, जिससे हमारा हौसला घटता है कि मैं जो काम कर रहा हूं शायद आपको ना पसंद आ रही हो, लेकिन कुछ मित्रों का पॉजिटिव कमेंट आता है जो मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप सभी लोग अपने एक जो अच्छा कमेंट होता है, जो पॉजिटिव कमेंट होता है, आप उसे छोड़ दीजिए, जिससे मैं अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूं। मित्रों, इसी के साथ भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले आपके घर में एक नौकरी जाएगी और आप लोग लेखपाल बन करके, आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार में एक कर्मचारी बन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।